नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गुजरात में चुनावी बिगुल अब बज गया है, डेट तय हो गई है। आज सबसे पहले आइए आपको वो बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, उन्होंने क्या क्या बातें कहीं वो आपको जरा दिखा दें ग्राफिक्स के माध्यम से। गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव हुए। 1 और 5 दिसंबर को ये मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीट यानी कि 89 सीट्स, 182 सीटों की विधानसभा है गुजरात। उसमें से 89 सीट्स पर वोटिंग पहले चरण में हो जाएगी और दूसरे चरण में 93 सीट यानी कि 93 सीट्स पर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। इस बार 4.9 करोड़ वोटर हैं। इस बार 3.24 लाख नए वोटर हैं। इस बार 4.61 लाख युवा मतदाता हैं। 50% मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण इस बार होने जा रहा है। यह सब इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब गुजरात की जो लड़ाई हो रही है, यह मतदान क्यों महत्वपूर्ण है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। और इस बार 3 पार्टियां हैं, तो उन तीनों का क्या रहेगा हिसाब किताब, उसके हिसाब से बताते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, क्या 26 साल की सत्ता बरकरार रख पाएगी बीजेपी? 2017 में बड़ी मामूली सी जीत के बाद इस बार प्रतिष्ठा की जंग है। आप ये जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री का गुजरात, अमित शाह का गुजरात, और इसके बाद भी 99 सीट आई कुल 2017 में। वो बढ़ के बाद में 110 111 पार हो गया, लेकिन चुनावी नतीजा ये था। बीच में मुख्यमंत्री बदलने का भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा, विजय रूपाणी समेत पूरी कैबिनेट बदल डाली, पूरे घर के बदल डाले बीजेपी ने पिछले साल। भूपेंद्र पटेल की एंट्री हो गई, यानी कि पटीदारों को लुभाने का एक प्रयास हुआ। अब क्यों हम ये बोल रहे हैं कि पटीदारों को लुभाने का सबसे ज्यादा जोर होगा? क्योंकि 2017 में जो बीजेपी का शेयर गिरा, वो इसलिए भी गिरा क्योंकि बहुत जबरदस्त एक पटीदार आंदोलन चल रहा था गुजरात में, और उस आंदोलन से खासा नुकसान हुआ। 100 सीटों से भी नीचे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। जीत गई लेकिन सीटों से नीचे आ गई। अब आइए आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी, ये जो है वो तीसरी रेल गुजराती चुनाव में आ गई। गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, और वो भी इस लेवल का। गुजरात में पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी उतरी है। राजनीतिक आरोप और विवाद आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी लेकिन बनी हुई है। आप जानते हैं कि गोपाल इटालिया से लेकर के उनके बहुत सारे नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, करप्शन के भी आरोप लगाए, उलझुल बयानबाजी के भी आरोप लगाए। बीजेपी हो या कांग्रेस, अब यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसको कमजोर करेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है। आप आ तो गए, लेकिन आप कमजोर किसको करेंगे? मुख्य विपक्षी दल या मुख्य पार्टी जो कि राज कर रही है 26 साल से? आम आदमी पार्टी का सूरत नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है आम आदमी पार्टी? या जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? अर्बन एरियाज में तो आप एक आधा जगह जीत गए। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर इस बार ज्यादा जोर भी दिख रहा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये जो एरिया है, ये कांग्रेस बहुल इलाका, यहां कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। तो अगर यहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ना कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ पाई और जीत पाई, ना आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जीत पाई, और इन लोगों में मत विभाजन हो गया विपक्ष में ही, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक और मजबूती से सामने आ जाए। एक ये बड़ा सवाल भी लगातार उठाया जा रहा है बहुत सारे जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा। आइए अब बताते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। मजबूत विपक्ष की साख बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, या 26 साल से जो सूखा पड़ा है उनका, और सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है गुजरात में? आम आदमी पार्टी की एंट्री से ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो है, लेकिन क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? ये सबसे बड़ा सवाल उभर करके सामने आया। चुनाव प्रचार में गंभीर नहीं दिखने का कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी है। उनकी आलोचना हो रही है कि वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है
बहुत ज़्यादा इलेक्शन रैलीज नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लो की प्रचार कर रहे हैं। लो की प्रचार से कैसे बात बनेगी, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी को वॉकओवर देने के आरोप से हमेशा जूझती रही है कांग्रेस पार्टी कि आप हमेशा जो है वो इतना खराब प्रदर्शन करते हैं कि बीजेपी आगे निकल जाती है। यही आम आदमी पार्टी का आरोप है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में विपक्षी वोट अगर बंटे, जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इससे? और हमने देखा है कि गांधीनगर में जब म्युनिसिपल चुनाव हुए थे तो बिल्कुल यही चीज हुई थी। 22% वोट बट गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, और 40% वोट लाकर के बीजेपी जीत गई। उत्तर गुजरात और ग्रामीण इलाकों में क्या मजबूती कांग्रेस पार्टी की बरकरार रहेगी या इसमें भी संघर्ष होगा, ये एक बड़ा सवाल होने जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने गुजराती में बोला है और वो कहते हैं कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से गुजरात में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। गुजरात में बिछी चुनावी बिसात, इस बार किसकी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, बीजेपी के गढ़ में कहां खड़ी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? 26 साल अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसको गढ़ ही माना जाता है, लेकिन उस गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है और अब आम आदमी पार्टी भी उसमें आ गई है। तो इनमें से कौन सेंध लगा पाएगा? गुजरात में किसका खेल बिगाड़ रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी का या कांग्रेस का? यह एक बहुत जरूरी सवाल होने वाला है इस बार गुजरात चुनाव में। बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आप, इस बार किसके साथ है गुजरात? इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, तनुश्री पांडे और अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अंकित, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और एक सवाल घूम फिर के बार बार आम आदमी पार्टी की ओर ही जाता है कि वो क्या करेंगे, वो चुनाव जीतेंगे या काम बिगाड़ देंगे, और अगर काम बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, एक बात इसमें तय है संकेत कि वो चाहे चुनाव जीते चाहे काम बिगाड़े, उनके लिए दोनों में फायदा ही फायदा है। नुकसान बीजेपी और कांग्रेस में से ही किसी को होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये पहला गुजरात का एक्सपेरिमेंट है इस तरीके से। तो अगर ये यहाँ पर कुछ सीटें ले भी आते हैं या नंबर 2 की सिचुएशन में चले जाते हैं, या अगर कुछ चमत्कार हुआ और चुनाव जीत भी जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ इसमें फायदा ही फायदा है। नुकसान होगा अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नंबर 2 की पोजीशन खोती है या बीजेपी का कोई समीकरण बिगड़ता है। थोड़ा सा इस पर और जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जैसे ही चुनाव की तारीखों का अनाउंस हुआ है, मैं अहमदाबाद से निकल के गांधीनगर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पर बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे गृह मंत्री अमित शाह है, और जितना भी गुजरात का जो बड़ी टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जितने भी नेता हो, स्पोक्स पर्सन हो, वो सब इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स कमलम में उनको बुलाया गया है। वहां पर एक अहम मीटिंग चल रही है जो शाम 6 बजे तक चलेगी, ये तय करने के लिए कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो आपको इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं कि एक, बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है वो कितना एक्टिव है, गृह मंत्री खुद यहाँ पर हैं, पूरा मीटिंग चल रही है और चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैंने पता किया कि कांग्रेस के नेता कहाँ हैं, तो एक तो वैसे ही बटी हुई कांग्रेस है, उसके कुछ नेता भी, मतलब अच्छी बात है कि अहमदाबाद में नहीं है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन अभी भी एक कोहेसिव प्लान कांग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक पक्का प्लान हो। आम आदमी पार्टी के सारे नेता कल तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आने की, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे, और करीब बताया जा रहा है 4 बजे 2 से 4 के बीच में जो उनकी कैंपेन चल रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, जो पंजाब में चलाई गई, दिल्ली में चलाई गई, ये एक बड़ा सोचा समझा तरीका है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए अपने आप से, इलेक्शन से पहले कैंपेन चलाई जा सके। तो उसका वो निष्कर्ष बताएंगे कि कौन उनका मुख्यमंत्री का फेस होगा गुजरात के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये चुनाव घूम फिर के इसमें एक हमेशा एक फैक्टर रहता है, नरेंद्र मोदी फैक्टर, और इस बार मोदी फैक्टर के साथ साथ मोरबी फैक्टर कैसे काम करेगा ये देखना होगा, क्योंकि लोगों की वहां पे नाराजगी बहुत है। क्या वो मोरबी से बाहर निकल के और जगहों पर भी उसका कोई असर होगा,
ये भी एक देखने वाली बात होगी। जो हम बार बार बात करते हैं, लोगों में एक फटीग तो है, एक थकान तो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 26-27 साल के राज की। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि लोग क्या इतने कन्विंस्ड हैं कि कांग्रेस, जिसको वो अब तक कोशिश कर रहे थे, 2017 में कोशिश करी कि वो हरा पाए, वो अब तक हरा नहीं पाई, और क्या वो एक नई पार्टी पर इतना बड़ा दाम लगाने को तैयार हैं कि वो बीजेपी से इतने ज्यादा नाराज हैं कि बीजेपी से किसी को भी वोट दे देंगे। ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को तय करने वाले हैं। बिल्कुल। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्राएं भी चल रही हैं और बड़े बड़े नेता, देखिए साख की बात है, प्रधानमंत्री गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, और उसके बाद अगर आप चुनाव हार जाएं और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो बड़ी नाक कट जाएगी। तो न केवल जीतना है, बहुत ही शानदार जीत अर्जित करनी है। तो क्या कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? और ये जो तिकोनीय प्रतियोगिता हो रही है, इसमें लाभ किसका है? तनुश्री पांडे के पास चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तनुश्री, अंकित अपने वक्तव्य में ये कह रहे थे कि मोदी फैक्टर के साथ साथ मोरबी फैक्टर कितना हावी होगा ये भी देखना होगा। आप अभी मोरबी में ही हैं। हमने इससे पहले जितनी बार चुनाव में देखा है, चुनाव से पहले, जैसे मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे दूं तो वहां पर लखीमपुर खीरी कांड हुआ और उसके एकदम बाद, कुछ महीनों बाद ही चुनाव हुए, लेकिन लखीमपुर खीरी में चुनावी असर नहीं दिखा जो भी हुआ था वहां पर। तो आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगे? बिल्कुल। और संकेत, इस वक्त पे मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पे रविवार को जब ये पुल पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ है तब 133 लोगों की जाने गई हैं। डेफिनेटली आज इलेक्शन अनाउंस हो गया है, बड़ी खबर है। अब सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी एक प्रचार में लग जाएंगे। पर हमें भूलना नहीं चाहिए संकेत कि 135 लोगों की जान गई है। और जो लोग मोरबी में मुझे बता रहे हैं कि जो जमीन पे जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो बहुत लाजमी सी बात है कि लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। संकेत, बहुत जरूरी, एक मेरे साथ एक दादा यहाँ पे मौजूद है और ये इस वक्त पे रो रहे हैं, बात करने की कंडीशन में नहीं है। ये अभी भी यहाँ पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि इनके कोई परिजन है जो अभी तक नहीं मिले। दादा, बात करना चाहेंगे आप? माफी चाहूंगी आपको इस वक्त पे। कौन है आपका? नहीं मिला है कोई इस घटना में? कहाँ से आए हैं आप, बताइए। पता नहीं साहब। आप कहाँ से आए हैं मुझे बताइए। शामगाम, जामनगर जिला। जामनगर जिला से? तो आपने पुलिस को बताया? हाँ, कौन था आपका? कौन था? हमारी बहन का भाणेज था। छोटा बच्चा था? हाँ, छोटा बच्चा। तो अभी तक नहीं मिला है? वो यहाँ पे था? घूमने के लिए। आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। आपके घर से क्या कोई और भी किसी की, कोई और भी मृत्यु किसी की हुई है? आपको पक्का पता है वो बच्चा यही था? हाँ, आया तो अजी पता नहीं है। तो वही अकेला आया था? नहीं, साथ में था। किसके साथ में था? तो हमारी बहन जी आया था। तो बहन कहाँ है आपकी? ये पता नहीं, ये पता चल गया है। ईद को तो जला दिया। उनको जला दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चा छोटा नहीं मिला? बच्चा नहीं मिला साहब। आपने पुलिस को बताई है ये बात? बता, लिखा दिया, लिख के दिया बहन। पता नहीं। आप सब्र रखें, हम लोग सब आपके साथ हैं। संकेत, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति अभी भी जमीन पे है, कि लोग अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, रो रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं वो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे कलेक्टर, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आपको दिखा दें कि पूरा जो डिफेंस यूनिट है, जो कलेक्टर हैं, जिन्होंने, कलेक्टर भी एक वो इंसान है संकेत जिन्होंने उस अग्रीमेंट पे साइन किया था, उरेवा का जो अग्रीमेंट था, पूरी डिफेंस यूनिट यहाँ पे बैठी हुई है। ये लोग अब ये एक्शन ले रहे हैं कि अब आगे किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए, कि उसको कॉल ऑफ कर दिया जाए। पर संकेत, अब मैं आपको बहुत एक जरूरी बात बताऊंगी कि जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि मोरबी में जो हादसा हुआ है, इस तरीके का हादसा जरूर कहीं ना कहीं पोलिंग पे इम्पैक्ट डालेगा। जरूर कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ, जो लोगों का जो ये एक है कि किस तरीके से सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही होने दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इतनी बड़ी लापरवाही होने दी। लोगों का कहना है कि जब वो वोट डालने जाएंगे, ये चीज उनके दिमाग में जरूर रहेगी कि 135 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 50 बच्चे थे। उन बच्चों का चेहरा जरूर उनके दिमाग में रहेगा। पर आपने भी एक बहुत जरूरी बात कही, पिछले भी बहुत ऐसे ओकेजन्स पे देखा है, कोविड में इतनी भारी तादाद में लोगों की मौत हुई, लखीमपुर खीरी एक इतना बड़ा कांड हो गया यूपी इलेक्शन से पहले, पर किसी तरीके का सत्ताधारी पार्टियों पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अभी देखना बाकी है
संकेत, अभी हम और जितना घूमेंगे गुजरात में, हमें लोगों के मन की बात और पता चलेगी। पर अभी इस वक्त में मोरबी से मैं आपको ये बता सकती हूँ, हम लोग पिछले 4 दिनों से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत ही दुखद स्थिति है। लोग अभी भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे साथ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी ये इनके परिजन ही नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसी स्थिति है, जहाँ एक तरफ कलेक्टर बैठा है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कितने लोग का हो सकता है शव अभी भी पानी में हो, सर्च ऑपरेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग खड़े होकर रो रहे हैं कि हमारे परिजन कहाँ हैं, यहीं आए थे, मिल नहीं रहे हैं, आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप स्थिति समझिए सर, एक जगह पे जहां इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी को लेकर अभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी को पिन नहीं किया गया। बिल्कुल। और कहीं चुनावी माहौल में ऐसा ना हो कि ये जो जिम्मेदारी किसकी है उसको लेकर के कोई बात ही ना हो और पूरा चुनावी माहौल पर चर्चा घूम जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला वारसी, आप पूर्व एमपी हैं और नेता हैं बीजेपी के। कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अजय उमट, ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के। और निशांत रावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं अनिल शुक्ला जी। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, आपने रिपोर्ट देखी मोरबी से, अहमदाबाद से। एक तो होता है चुनावी माहौल और एक होता है चुनावी माहौल के नतीजे में कोई गलत चीज होती हुई को सही ठहरा देना। अब एक उदाहरण के तौर पर हम अपने ही राज्य की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना गलत कांड हुआ लखीमपुर खीरी में, लेकिन चुनावी नतीजे की आड़ में यह बोला गया कि देखो अगर हम इतना ही गलत होते तो चुनाव थोड़ी जीतते, पर गलत तो हुआ। इस लिहाज से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात में क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस मोरबी के जो मुजरिम हैं वो चुनाव के नतीजों के एकदम बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर तर्क ये दिया जाएगा कि अगर इतना ही गुस्सा होता तो हम चुनाव हार जाते। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और ये भी निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट किया जाए। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये वर्कआउट हो जाएगा और जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं वो सारे जेल के अंदर होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव को लेकर उसमें कोई इस तरह की कोई बात आएगी। और जहां तक रही गुजरात की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वहाँ 26 साल से राज कर रही है, वहाँ पे सरकार हमारी है और मुझे ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं लगता है जिसके वजह से लोग वहाँ बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि जब से सरकार वहाँ पे काम कर रही है तब से लेकर अब तक हर चीज में विकास हो रहा है। 2003 के बाद वहाँ चौमुखी विकास हुआ है। आज जो स्थिति हमारी है कि हम जीएसटी कलेक्शन में तीसरे नंबर पे हैं देश में और औद्योगिक प्रगति में भी हम तीसरे नंबर पे हैं देश में। कृषि के उत्पादन में हम नकारात्मक स्थिति में थे, जो 12% के हिसाब से आज बढ़ करके हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेस है 2% उसके अगेंस्ट में हम 12% बढ़ करके हम लोग कृषि के क्षेत्र में ऊपर गए हैं। देश की मैं समझता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तमिलनाडु के बाद गुजरात जो है दूसरा स्थान रखता है और दूध और में के प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट में भी हम नंबर 1 पे हैं गुजरात में। फार्मेसी, गैस, बिजली, इन तमाम में हम लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और 1600 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है गुजरात में, वहाँ बड़े पैमाने पे पोर्ट की स्थापना हुई है। तमाम दुनिया के देशों में यहाँ से माल जा रहा है, दुनिया के देशों से यहाँ पे आयात हो रहा है। इसको लेकर के भी बड़ा काम हुआ है। और जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गुजरात में बनी है उसको लेकर भी मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर पर्यटक आ रहे हैं और गुजरात का इनकम भी बढ़ रही है। अनिल शुक्ला जी, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लिबर्टी तो अमेरिका में है। जी सॉरी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पिछली बार भी आपने कहा कि 2017 में कुछ कम सीटें बीजेपी को आई थी, उसका कारण केवल यही था
एक तो कुछ लोगों ने पाटीदार आंदोलन खड़ा किया था, एक तो वो बड़ा फैक्टर था, और दूसरी बात थी तो जीएसटी को लेकर के उस समय व्यापारियों में एक भ्रम फैलाया गया था, उस भ्रम को लेकर के भी उसका असर हुआ था। लेकिन मैं समझता हूं इस बार ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे लोग परिवर्तन करना चाहें। ठीक है, इसलिए मैं ठीक समझता है। हूं अच्छा, कि इससे पहले कि मैं इससे पहले कि मैं और लोगों के पास जाऊं, हाँ, एक सेकंड अनिल जी, अजय उमर जी के पास जाना चाहता हूं। जी जी, एक सेकंड और दे दीजिए हमको। तो रही बात जो आप कह रहे हैं कांग्रेस और ये आप पार्टी जो है इसका क्या असर होगा, तो ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान करेंगे। बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी अब की बार प्रचंड बहुमत से जीत करके और फिर सरकार गुजरात में बनाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी अजय उमर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अनाउंसमेंट हो गया, एक सेकंड को मोरबी को साइड में भी रख लेते हैं और अब बात करते हैं ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है गुजरात में। इसमें मुझे याद है हमने पहले बात की थी तो आपने गांधीनगर का एग्जाम्पल और उदाहरण दिया था कि किस तरीके से मत विभाजन हुआ विपक्ष में और बीजेपी जीत गई। अगर उसी को हम एक्सट्रेपोलेट करें और पूरे राज्य में लागू कर दें भाई, तब इस हिसाब से तो बीजेपी कहीं 150-150 ना पार कर जाए। संकेत, अगर उसी तरह से एक्स्ट्रापोलेट होता तो भारतीय जनता पार्टी टेंशन में ही नहीं होती। हाँ। बीजेपी टेंशन में इसलिए है, हाँ। बीजेपी टेंशन में इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करने को भी तैयार नहीं है, टीवी चैनल में भी नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर कंसिडरिंग देम ए फोर्स टू रेकन विथ, वो एक वास्तविकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि आम आदमी पार्टी आने से कांग्रेस पार्टी के ही वोट कटेंगे, लेकिन अब स्थिति ये नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जहां सिटी में जा रही है वहां वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोट काट रही है। और नॉट ओनली इन मेट्रो सिटीज बट ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हिम्मतनगर नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2700 वोट से जीती थी, और इस बार वहां पर कास्ट फैक्टर ऐसा बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है उसके वोट कट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वोट जो है वो एज इट इज रह रहे हैं। तो ज्ञातिवाद का जो समीकरण है वो जो संतुलित करने में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है, इसीलिए बीजेपी जो है हिंदुत्व की तरफ भी जा रही है और एट द सेम टाइम वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के वोट काटे। और उसी लिए आप देखो कि बीजेपी वरीड है ओनली इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट ना करो, वो यही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर थोड़ा बढ़े, आम आदमी पार्टी का बढ़े, और वो गांधीनगर वाला जो मॉडल था कि 40% से ऊपर वोट। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री का वो जो बयान है कि कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो इस दृष्टिकोण से था कि लोग एकदम ही त्याग न दें, हाँ, कि दोनों ही मुकाबले में रहें। वो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा कांग्रेस को ऊपर करना चाहते थे, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी काफी वरीड है, वो नहीं चाहती है कि 99 से नीचे जाए। संकेत एक ही सेकंड लूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो 2002 में 127 सीट आई थी। उसके बाद लगातार बीजेपी की सीट्स जो है कम हो रही है। 2007 में 117 हो गई, उसके बाद 115 हो गई, और फिर बाद में 99 हो गई, और परसेंटेज ऑफ वोट है वो भी कम हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 8% वोट का फासला है। बीजेपी को लास्ट टाइम 49% मिले थे, कांग्रेस को 41% मिले थे, तो सिर्फ 8% का फासला है। उसमें उनको लगता है 62 सीट्स ऐसी है जो 10,000 से कम वोट पे हार जीत हुई है, और 5,000 से नीचे 34 सीट्स है। इसलिए उनको लगता है कि ये सीट्स में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है। जीतने का इश्यू नहीं है, जीत तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन उनको वो 99 से 120 पे जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी वरीड है। हारने का इश्यू नहीं है, बीजेपी का पल्ला आज की तारीख में भी भारी है। जी, तो आपका ये मानना है। देखिए, इसमें एक बड़ा सवाल ये है अजय जी, मैं घूमकर वापस आपके पास आऊंगा। निशांत जी, अगर आम आदमी पार्टी आती है, देखिए वोट शेयर तो 100% है, उसी में से सब लोगों को वोट मिलेंगे, तो आम आदमी पार्टी जो है वो किसके वोट छिटकाएगी, आपके या भारतीय जनता पार्टी के, या दोनों के? और अगर दोनों के करती है तो किसके ज्यादा? संकेत जी, सबसे पहले तो गुजरात में 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से
135 लोगों का जो मोरबी में हत्याकांड हुआ है, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं ओम शांति बोल के ये 135 लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो उनके स्क्रिप्ट राइटर है, उनसे थोड़ा सा अच्छा लिखाना रखिए और अपना दिमाग भी लगाइए। जब एनडीटीवी इंडिया जैसी राष्ट्रीय चैनल पे आप आंकड़े देने के लिए आते हो, कौन से नंबर 1 के गुजरात की बात कर रहे हो? वो नंबर 1 गुजरात जहां पे महंगाई की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो नंबर 1 गुजरात जहां पे रोड, रस्ते, खाड़े की वजह से लोगों की हत्या हो रही है, वो नंबर 1 गुजरात जहां पे रखड़ते कैटल की वजह से लोगों की जाने जा रही है, पशु का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, वो नंबर 1 गुजरात जो आज कुपोषण में नंबर 1 हो चुका है, वो नंबर 1 गुजरात जो चौथे नंबर पे आ चुका है खेडूतों की हत्या के लिए, किसानों की हत्या के लिए। कौन से नंबर 1 गुजरात की आप बात कर रहे हो? ये नंबर 1 और गुजरात मॉडल बोलते बोलते आपने 135 लोगों की जान ले ली। और आज भी आपके गुजरात के जो मंत्री किसी भी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं बात करने वाले, ये चमरबंदियों का नाम एफआईआर के लिस्ट में नहीं रखते हैं। गुजरात कांग्रेस इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है संकेत भाई, वो मुद्दों का राजकारण लड़ने जा रही है। हम चुनाव हार सकते हैं, लेकिन गुजरात की जनता को झुका नहीं सकते। गुजरात की जनता की अस्मिता की भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं, लेकिन उनकी बी टीम को बीच में लाते हैं। आम आदमी पार्टी इज नथिंग, इज ओनली बी टीम ऑफ गुजरात भारतीय जनता पार्टी। आपने संकेत भाई आंकड़े की बात की, 2002 से लेकर 2017 तक जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, कांग्रेस का ग्राफ हमेशा अप रहा है। और 2017 में 150 सीट की बात करने वाली यही भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 99 पे लाके खड़ा कर दिया था। इस बार गुजरात की जनता ने ठान लिया है कि गुजरात की जनता को डबल इंजन नहीं चाहिए, कांग्रेस के नाम का टर्बो इंजन चाहिए, जो ज्यादा सक्षम हो, कम ईंधन का खर्चा होता हो और पावरफुल काम कर पाए। निशान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने अपनी बात कह दी। निशान जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा गया कांग्रेस की कैंपेनिंग पर, उन्होंने बोला लो की कैंपेनिंग है हमारी गुजरात में, देखिए असर दिखाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लो की कैंपेनिंग क्या होती है और कैसे असर दिखाएगी? एक होता है चुनाव में माहौल बनाना, और एक होता है जमीन पर इतने मजबूत होना कि वो ऊपर से ना दिखे लेकिन नीचे नीचे आदमी खेल कर जाए। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए संकेत भाई, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही ओपन है। पिछले 3 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता गुजरात में जो 27 से ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं, वो सभी आंदोलन के बारे में रोड पे उतर के गांधी चिंध्या मार्ग पे संघर्ष कर रहे हैं। हम जनता के बीच जाके, राहुल गांधी जी ने जो 8 वचन दिए हैं कि हम 10 लाख रुपए का हर एक नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस देंगे, हम खेडूतों के 3 लाख रुपए तक के जो डेट थे वो माफ कर देंगे सीधा 48 कलाक के अंदर। वो मुद्दे हम गुजरात की जनता गांव-गांव में जाके हम ये लिफलेट लेके उनको समझा रहे हैं। हम बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ काम कर रहे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद की सभा में बोलना पड़ा, यू कैन नॉट इग्नोर कांग्रेस। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं संकेत भाई, निशान जी, बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का परछाई है। बड़ी अजीब सी बात है। यहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी पर लगाए हुए आरोप के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन होता है, मतलब लगभग बीजेपी जैसी बात। यहां पर आप अपनी बात साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं संकेत भाई, ये कैसा नया गठबंधन? नहीं, मैं जवाब देता हूं। 2021 में गुजरात में जिला पंचायत और तालुका पंचायत के इलेक्शन हुए थे। हाँ। तमाम जगह से आम आदमी पार्टी लड़ी थी, लेकिन उनसे ज्यादा तो अपक्ष के उम्मीदवार के वोट शेयर आए थे। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर लेस देन 2% है गुजरात में। वो कहां की विधानसभा की बात कर रही है? उनके पास तो चलिए कुलदीप जी, क्योंकि आपने वेट किया, बहुत सब्र से आपने इंतजार किया, सब लोगों की बात सुनी, तो अब आपका वक्त आता है। आप बताइए कि क्या आप ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या अपना थोड़ा सा वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ रहे हैं, या सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि एक बार देख लें जरा चुनावी मौसम में क्या है सिचुएशन, लेकिन उसमें आप कांग्रेस को इतनी चोट पहुंचा देंगे कि जीत बीजेपी जाएगी? आरोप ये लगता है आप पर, अहले ज़बां बी टीम। संकेत भाई, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है और गुजरात की जनता एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहती है। ये गुजरात की जनता मन बना चुकी है, गुजरात के लोग मन बना चुके हैं।
पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर सरकार है और उस सरकार ने केवल गुजरात के अंदर छप्पर में चलने वाले स्कूल, टीन में चलने वाले स्कूल, 72 अस्पतालों की हालत आपने मोरबी में देखा कि कैसे सरकारी अस्पताल को, जिसका बंटा धार हुआ पड़ा था प्रधानमंत्री जी के आने से पहले, उनको डेंट पेंट पॉलिश लाकर वाटर कूलर बिना कनेक्शन के रखने पड़े। ये आप ही के चैनल की रिपोर्ट है। ये तो हालत है 27 साल के गुजरात मॉडल की, जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया। अब गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं और वो ऐसे मॉडल को चाहते हैं, एक ऐसा मॉडल जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मॉडल, जो दिल्ली से पंजाब पहुंचा, पंजाब से कुलदीप जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, बच्चों के लिए अच्छी यदि आप मुझे इजाजत दें, देखिए आप गुजरात में नया मॉडल और केजरीवाल मॉडल और ये सब की बात करते हैं। मैं सवाल भाई मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपने सबको मौका दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन मैं सवाल, ताकि हम अपने उससे फोकस से छिटक ना जाएं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास वहां पर गुजरात में इतनी मजबूत ग्राउंड संगठन मौजूद है कि आप चुनावी माहौल को वोट में तब्दील करते हैं? दोनों चीजों की जरूरत होती है ना चुनाव जीतने के लिए। मैं माहौल बना लूं लेकिन नीचे मेरे पास वर्कर ही ना हो तो? संकेत भाई, आम आदमी पार्टी के पास गुजरात के एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर, एक एक गली में, मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं का संगठन है, जो पिछले इतने सालों में हमने वहां तैयार किया है, खड़ा किया है और बड़ा मजबूत संगठन है। और वो मजबूत संगठन की बदौलत ही आज गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहुत मजबूत सरकार बनने जा रही है। और गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन से दुखी हो चुके हैं। आज गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो 150 लोगों की मौत को गुजरात भूल जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मोरबी की घटना में आज तक भी उसका जो कंपनी थी ओरेवा कंपनी, जिसकी वजह से 150 लोगों की मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो काम कर रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं और उम्मीद यही रहेगी कि चुनाव में ये सब सवाल उठाए जाएं और उनका जिक्र हो, कंपनी को बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि जो जबान नेताओं को समझ में आती है वो है चुनावी हार जीत की, और अगर मोरबी फैक्टर नहीं रहेगा तो बहुत दुख की बात होगी। अजय उमर जी, वापस आपके पास आना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते थे। संकेत भाई, मैंने बात तो पूरी कर लूं, आपने सबको 3-3 मिनट दिए। संकेत बिल्कुल गलत बात है। संकेत भाई, ये तो एक माहौल बनाती है, सोशल मीडिया में बहुत आगे चल रही है, बीजेपी के साथ कट टू कट चल रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इनके पास रैंक एंड फाइल नहीं है, इनके पास सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं है, इनके पास पेज मैनेजमेंट नहीं है, इनके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है। तो वो जो संगठन की ताकत होनी चाहिए, केजरीवाल आके पब्लिक मीटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट करना है, वो कैंडिडेट अच्छे को, लेकिन अजय जी ये भी तो हो सकता है, देखिए पंजाब में 2017 में आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं थी, लेकिन एक माहौल बना, चुनाव लड़ा, बेस बना, बेस के ऊपर उन्होंने 2022 में आप देखिए क्या जीत हासिल की, और बड़ी शानदार जीत थी पंजाब। एक संकेत, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि कल शाम को भरत सोलंकी, जो कांग्रेस पार्टी के पहले यहाँ प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं और सेंटर में मिनिस्टर थे, माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं, उन्होंने कल शाम को एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आए, इसलिए जरूर पड़े तो हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट भी लेंगे। हालांकि आज कांग्रेस प्रवक्ता ने उस बात को खारिज कर दिया, बोले नहीं, हम कभी कांग्रेस पार्टी का, अरे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगे। ये अलायंस, प्री पोल, पोस्ट पोल वाली बात तो अब आगे आएगी। कुलदीप जी, आप बड़े नाराज थे कि आपको समय नहीं मिला, अब बाकी समय आपका, बोलिए। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस का अस्तित्व गुजरात से बिल्कुल खत्म हो चुका है। चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाए, चाहे कोई और भाजपा का नेता आ जाए, गुजरात में कांग्रेस को बचा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी तो बीजेपी को नहीं बचा, बीजेपी खुद नहीं बच पा रही है वहां पे। ये इनको आज प्रधानमंत्री जी की बातों को सहारा लेना पड़ रहा है। और गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं, और उस बदलाव में आम आदमी पार्टी है, जिसने गुजरात के लोगों से वादा किया है। एक एक करके निशान जी आऊंगा आपके पास, आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा। निशान जी रुकिए। सरकार बनते ही गुजरात के अंदर, गुजरात के पीछे है, बिजली मुफ्त मिलेगी और गुजरात के लाखों लोगों का बिल जीरो आएगा। गुजरात के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी का भत्ता। लास्ट राइट टू रिप्लाई निशान जी का। अब कुलदीप जी आपने अपनी बात कह दी, अब निशान जी की बारी। 1000 रुपए महीना मिलेगा। निशान जी अपनी बात कह दें। के अंदर महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिलेगा। वक्त खत्म हो चला है, एक एक करके निशान जी। राकेश भाई, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। यही अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी है जिनकी पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनते ही महात्मा गांधी जी की फोटो गायब कर दी इन लोगों ने।
यही आम आदमी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली का 10 करोड़ के न्यूली रिनोवेटेड घर से निकलता है, ठीक है। 1.5 करोड़ की गाड़ी में आता है और 50 लाख के चार्टर में बैठ के गुजरात में आके बोलता है हम तो आम आदमी पार्टी है जी। ये झूठे लोग हैं। चलिए, दिल्ली नहीं संभाला चुनावी गया, माहौल दिल्ली शुरू में हो गया है स्कूल अजय नहीं उमर बना जी, पाए लोग। अब मजा आने वाला है। लेकिन बस इसी चुनावी माहौल में बस ये हो कि मोरबी को ना भूल जाएं, मोरबी को बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग उसके लिए दोषी हैं उनको सजा भी मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समन को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन मत भेजिए, सीधे गिरफ्तार करके दिखाइए। बीजेपी को लगता है कि जेल में डालकर डरा देंगे, लेकिन हम इस साजिश का जवाब देंगे। सोरेन ने कहा है कि इस सरकार ने सीबीआई और ईडी को हथियार बना रखा है, लेकिन जनता हमारे साथ है और हम कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इन लोगों ने हमेशा से यहाँ के आदिवासियों को, दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को बदनाम करने का काम किया। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा आगे बढ़े। ये इनको आदिवासियों से, दलितों से चिढ़ लगती है। कभी ये सीबीआई का बहाना लेते हैं, कभी ईडी का बहाना लेते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल ये लोग, इस राज्य में कुछ बाहरी गैंग सक्रिय हो चुका है जो इस राज्य के, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहता। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाइए। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो आऊंगा। हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, सम्मान क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज्य का जनता जवाब दे। दिल्ली में प्रदूषण से वाकई बुरा हाल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अगर गैस चेंबर बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आज पंजाब में खेत में आग लगने की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ है। आज पंजाब के खेतों में आग लगने की कुल 3634 घटनाएं सामने आई हैं। नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन डॉक्टर सुधा आचार्य हमारे साथ है। मैम, प्रदूषण बढ़ रहा है, बच्चों को लेके किस तरीके से, क्योंकि ये स्कूल जो है वो दिल्ली एनसीआर में 140 स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश भर में कितने स्कूल्स हैं और कौन कौन से स्कूल होंगे? अभी पूरे देश में हमारे 229 स्कूल्स हो गए हैं एंड दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे स्कूल एनपीएससी के प्लेटफॉर्म में हैं। एंड ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है हम लोग क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड कुछ तो हमने लिया है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद कर दिए हैं बच्चों का। जैसे योगा वगैरह रोज होता था या क्लास असेंबली वगैरह खुले प्लेग्राउंड में होता था, उसको हमने या तो ऑडिटोरियम या तो मल्टीपर्पज़ हॉल में स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। एंड अभी जैसे आज हवा नहीं चल रही है तो प्रदूषण लेवल बहुत हाई है, बट आज कल फ्राइडे है, वीकेंड आ रही है, तो हम क्लोजली ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मंडे ऐसे ही रहा देन कोई डिसीजन लेंगे, बट अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है स्कूल बंद करने का। एंड वो लास्ट सोल्यूशन रहना चाहिए पोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये तो हर साल की एनुअल अफेयर हो गया, नवंबर में पराली जलाने का एंड दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाने का। मैम,
एक तो आउटडोर एक्टिविटी, मतलब क्या क्या डिसीजन, अगर फिर से बताएं मैम। आउटडोर एक्टिविटीज में रोज सुबह हमारी स्कूल असेंबली होती है एंड तो जैसे उसको बंद कर योगा दिया। क्लासेस होता है, पीटी पीरियड होता है, बच्चे खेलने बाहर जाते हैं, मैचेस होता था, प्रैक्टिस मैचेस, ड्रिल, मार्च पास्ट, ये सारे एक्टिविटी होते थे। एंड नवंबर में ऑलमोस्ट सारे स्कूल की एनुअल डे होता है प्लानिंग, हम लोग एनुअल डे एंड ऑफ नवंबर में करते हैं। सो अब ये सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि बच्चे बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं स्टेज के ऊपर, हमने एनुअल डे को भी थोड़े लेट करने की सोचे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता इतनी पॉल्यूशन। और साथ में मास्क को लेकर भी मास्क बच्चे जनरली N95 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जैसे कॉटन मास्क या धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रही थी तो बच्चे मास्क में तो आ रहे थे, बट अभी हमने एडवाइस किया पॉल्यूशन के लिए N95 पहनने के लिए, तो सारे बच्चे N95 में आ रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण लगभग बराबर है। क्या दिल्ली पंजाब ने ही पूरे देश में प्रदूषण फैलाया है? प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बैठक क्यों नहीं कर रहे? इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है पोल्यूशन की, समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे?